नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। अपने भारत दौरे के दौरान वो कई बड़े समझौते साइन कर सकते हैं। इस बीच भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में आने वाले नेता नहीं हैं। ये बयान उन्होंने उस सवाल के जवाब में दिया जिसमें पूछा गया था कि क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ के जरिए दबाव डाल रहा है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर सख्त रुख अपनाया है। यही वजह है कि रूस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर देगा। नई दिल्ली और मॉस्को के बीच महत्वपूर्ण रक्षा समझौते को भी रूसी संसद ने मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में गुरुवार को बताया कि अगले 1 साल में हाईवे पर मौजूदा टोल वसूली सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसकी जगह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैरियरलेस टोल सिस्टम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए सिस्टम की शुरुआत फिलहाल 10 जगह की जा चुकी है और इसे 1 साल के अंदर पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि इस समय देश भर में करीब 4500 हाईवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनकी कुल लागत लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है। पहले टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुककर नकद या कार्ड से भुगतान करना पड़ता था। फास्टैग आया तो गाड़ियों का टोल पर रुकने का समय कम हुआ। अब अगला कदम बिना बैरियर वाले हाईटेक टोल की तरफ है। अब टोल पर रुकने की जरूरत नहीं, पैसे अपने आप कट जाते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम बनाया है। ये पूरे देश के लिए एक जैसा और आपस में जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लेटफॉर्म है। उसका मकसद अलग अलग हाईवे पर अलग अलग सिस्टम की परेशानी खत्म करना और एक ही तकनीक से आसानी से टोल वसूली करना है। इस NETC सिस्टम का मुख्य हिस्सा फास्टैग है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑडिटिफिकेशन तकनीक वाला टैग होता है और गाड़ी के सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाता है। जैसे ही गाड़ी टोल लेन से गुजरती है, सेंसर इस टैग को रीड कर लेता है और यूजर के लिंक्ड बैंक खाते या वॉलेट से पैसा कट जाता है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार विपक्ष को नजरअंदाज कर रही है। विदेश से आने वाले नेताओं को सरकार नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलने देती। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश से आने वाले डेलीगेशन के साथ नेता प्रतिपक्ष की मीटिंग होती है। ये ट्रेडिशन है और हमेशा से होता आया है, लेकिन मोदी सरकार बाहर से आने वाले डेलीगेट से कहती है कि LOP से न मिले। यह हर बार किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व सिर्फ सरकार नहीं, विपक्ष भी करता है। फिर भी सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष बाहर के लोगों से मिले। नेता विपक्ष का बाहर से आए डेलीगेट से मिलना एक परंपरा है, लेकिन नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय इसे फॉलो नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति जब भारत आते हैं या जब मैं कहीं बाहर यानी कि विदेश जाता हूं तो सरकार उनको सुझाव देती है कि नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलना चाहिए, तो ये उनकी नीति है। तो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विदेशी नेताओं से विपक्ष के नेताओं को मिलने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार विदेश से आए हुए गणमान्यों को ये सुझाव देती है कि नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक परंपरा है कि नेता प्रतिपक्ष विदेश से आए गणमान्यों से मुलाकात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ऐसा होने नहीं दे रही है। वहीं भारत के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद से लेकर बेंगलुरु तक हवाई अड्डों पर हाहाकार मचा हुआ है। 3 दिनों में इंडिगो की करीब 400 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। हवाई अड्डों पर हजारों यात्री 12 घंटों से इंतजार के साथ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें मंजिल तक जाने के लिए फ्लाइट नहीं मिल रही। गुरुवार को भी इंडिगो की दिल्ली से जाने वाली 30 फ्लाइटें रद्द कर दी गई। हैदराबाद में भी 33 उड़ानें कैंसिल हुई, तो बेंगलुरु में यह आंकड़ा 73 तक पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने स्टाफ की कमी को इस पूरी आफत की मुख्य वजह बताया है, लेकिन लगातार तीसरे दिन ऐसे संकट से हवाई अड्डों में हाहाकार की स्थिति है। हवाई यात्रियों का कहना है कि कोई भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। बेंगलुरु एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि 73 इंडिगो फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। मुंबई एयरपोर्ट में भी हजारों यात्रियों की भीड़ है। पूछे जाने पर यात्रियों को बस 1-2 घंटे इंतजार करने को कहा जा रहा है। इसी बेबसी और बेचैनी में हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही 12 से 14 घंटे बीत गए हैं। 3 दिसंबर को भी हालात गंभीर रहे और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु सहित कई हवाई अड्डों पर दोपहर तक करीब 200 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि गुरुवार को 170 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। वहीं गोविंदपुरी स्थित मेन मार्केट में बृहस्पतिवार सुबह दुकान खोलते ही सराफ गिरधारी लाल सोनी की कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने तमंचे से फायरिंग भी की। आरोपी को भीड़ ने दबोच लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया।
गोविंदपुरी कॉलोनी की मेन मार्केट के रहने वाले गिरधारी लाल सोनी सराफा कारोबारी थे। घर के बाहर ही उनकी गिरधारी लाल एंड सन्स ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। परिजनों ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे गिरधारी लाल दुकान खोलकर साफ सफाई करने लगे, तभी पैदल आए एक हमलावर ने उन पर कैंची से ताबड़तोड़ वार किए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने तमंचे से फायरिंग भी की। जैसे वो दोबारा फायरिंग करने लगा तभी भीड़ ने उसे दबोच लिया। भीड़ ने आरोपी की धुनाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। परिजन शराफ को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो शराफा व्यापारी गिरधारी लाल की हत्या का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि मेन मार्केट में चाकू मारकर शराफा व्यापारी की हत्या कर दी गई। तो गाजियाबाद में दिन दहाड़े हत्या का ये मामला सामने आया है। शराफा व्यापारी गिरधारी लाल की हत्या यहाँ पर कर दी गई। बताया जा रहा है कि मेन मार्केट में जब उन्होंने अपनी दुकान खोली तभी पैदल आए एक हमलावर ने कैंची से गोद कर उनकी हत्या कर दी। वहीं हमलावर ने तमंचे से फायर भी किया और जब दूसरी बार वो फायर करने लगा तो भीड़ ने उसे दबोच लिया, उसकी धुनाई की और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर काम तेजी से किया जा रहा है। इस बीच बूथ लेवल अधिकारी पर काम का ज्यादा प्रेशर आ रहा है। इस बीच कई अधिकारियों के सुसाइड करने तक की जानकारी सामने आई है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट बीएलओ के साथ खड़ी हुई नजर आई। कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि एसआईआर के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाइए। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हुई। कहा गया कि राज्य सरकारों या राज्य चुनाव आयोगों की तरफ से नियुक्त कर्मचारियों को एसआईआर की ड्यूटी निभानी होगी। अगर किसी के पास ड्यूटी से छूट मांगने का कोई खास कारण है तो राज्य सरकार उनकी अपील पर विचार करके उनकी जगह दूसरे कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी एसआईआर सहित दूसरे वैधानिक कामों को करने के लिए बाध्य हैं। राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है कि वो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन को कर्मचारी उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने कहा कि अगर एसआईआर काम में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी कि बीएलओ के पास काम का बोझ ज़्यादा है तो राज्यों को और स्टाफ को काम पर लगाना चाहिए। बेंच ने कहा कि इससे बीएलओ के काम के घंटे कम करने में मदद मिलेगी और पहले से ही नियमित काम के अलावा एसआईआर कर रहे अधिकारियों पर दबाव कम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी साउथ एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। टीवीके की याचिका में कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वो समय पर काम पूरा नहीं करने वाले बीएलओ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करे। तो बीएलओ के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ज़्यादा बोझ अगर बीएलओ पर पड़ रहा है तो और ज़्यादा लोगों को काम पर लगाया जाए, स्टाफ को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो 7 राज्यों में 29 बीएलओ की मौत अब तक हो चुकी है और बीएलओ के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर बोझ ज़्यादा है तो स्टाफ को बढ़ाया जाए, किसी बीएलओ के ऊपर काम का अधिक प्रेशर यहाँ पर नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए संदीप मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। संदीप जी, बीएलओ मामले में जिस तरीके से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 7 राज्यों में 29 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट अब बीएलओ के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ज़्यादा बोझ है तो स्टाफ को बढ़ाया जाए, किसी बीएलओ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर डालना स्वीकार्य नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए मानवीय पहलू भी है और आने वाले समय में जो इलेक्शन कमीशन को काम करना है उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना है। तो दोनों ही चीज के बीच बैलेंस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है निश्चित ही बीएलओ के ही हित में नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन के हित में भी है। क्योंकि देखिए जब वर्कलोड आपके पास बढ़ता है तो एरर होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में अगर अल्टरनेट बीएलओज अपॉइंट किए जाएंगे और वर्कलोड उनका कम किया जाएगा तो डेफिनेटली जो ड्राफ्ट रोल तैयार होगा वो परफेक्ट होगा और उसमें कम से कम ऑब्जेक्शन आएंगे लोगों को। तो इसमें मैं सकारात्मक तौर पे इसको देखता हूं कि इसमें और जो आगे वाली परेशानी है इलेक्शन कमीशन की वो कम होने वाली है, क्योंकि ड्राफ्ट रोल में जो है सही जानकारी आ सकेगी और इसमें जो है वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा जो है। ठीक है संदीप जी, लेकिन जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसे में ज़्यादा स्टाफ बढ़ाना या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर प्रेशर यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नियुक्ति यहाँ पर की जाए, इतना आसान नहीं रहने वाला है। क्योंकि इतनी जल्द इस तरीके से नियुक्ति करना और फिर उसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं उनको
उनका क्रियान्वयन करना कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मानी जा सकती है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो हुई है, अभी 1 हफ्ते का जो एक्सटेंशन मिला है, तो ऐसे में जहां पर बीएलओ का काम पूरा हो चुका है, उन बीएलओज को कम से कम इलेक्शन कमीशन डाइवर्ट कर सकता है ऐसे जगहों पे जहां का काम अभी पेंडिंग है। तो ऐसे में उन अनुभवी बीएलओज का फायदा उन लोगों को मिलेगा जहां काम पेंडिंग है। तो मुझे इसमें कहीं से कोई व्यवहारिक दिक्कत नजर नहीं आ रही है, बल्कि यह जो है प्रक्रिया को और सुचारू बन रहा है और रिलीफ ओरिएंटेड सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और हम सभी को इसको स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला यहाँ पर सुना दिया है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार इस बात को कह रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार बहुत जल्दबाजी कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला यहाँ पर दिया है इसका असर एसआईआर जिस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उस पर भी पड़ सकता है? नहीं, इसको आप जल्दबाजी का कैसे कह सकते हैं? पूरा प्रक्रिया 3 महीने का है। आप सोचिए 15 से 21 दिन का समय आपको मिला है इलेक्शन इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने को, फिर ड्राफ्ट रोल आएगा, ड्राफ्ट रोल के बाद 1 महीने का समय मिलेगा आपको ऑब्जेक्शंस को सुनने का, फिर उसके बाद 30 डेज का टाइम है जिसमें आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने को लिए कहा जाएगा। तो 3 महीने का प्रोसेस अगर किसी काम में लग रहा है और फिर जिन राज्यों में हो रहा है उसमें निकट में चुनाव भी होने वाले हैं आने वाले समय में, तो अगर इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो डेफिनेटली ये कोई जल्दीबाजी का काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का, और ये पूरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसलिए इसमें किसी तरह की आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए जो है। चलिए संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीएलओ के साथ सुप्रीम कोर्ट इस वक्त खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि ज़्यादा बोझ है तो स्टाफ को बढ़ाइए, किसी बीएलओ के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना कहीं से भी मानवीय कृत्य नहीं है। उधर नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के पिता पूर्व मिजोरम राज्यपाल और वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल का गुरुवार को निधन हो गया। वो 73 वर्ष के थे, काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। मूल रूप से हिमाचल के सोलन में 12 जुलाई 1952 को उनका जन्म हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और स्वर्गीय सुषमा स्वराज के पति के आकस्मिक निधन से राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वराज कौशल देश के जाने माने अधिवक्ता रहे। स्वराज मिजोरम के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। दिल्ली बीजेपी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट में स्वराज कौशल के निधन की जानकारी दी है। साथ ही ये भी बताया कि उनका अंतिम संस्कार 4 दिसंबर को शाम 4:30 बजे लोधी रोड शमशान घाट पर किया जाएगा। स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज नई दिल्ली सीट से बीजेपी की सांसद हैं। पिता के निधन के बाद उनके घर पर बीजेपी सहित अन्य दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सांसद बांसुरी स्वराज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पापा स्वराज कौशल जी, आपका स्नेह, आपका अनुशासन, आपकी सरलता, आपका राष्ट्र प्रेम और आपका अपार धैर्य मेरे जीवन की वो रोशनी है जो कभी बंद नहीं होगी। स्वराज कौशल को सिर्फ पदों के लिए नहीं बल्कि उनके काम के लिए याद किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में शांति बहाली में उनका रोल ऐतिहासिक था। वो मिजोरम शांति समझौते के मुख्य आर्किटेक्ट माने जाते हैं। जब मिजोरम में विद्रोह चरम पर था तब उन्होंने अंडरग्राउंड मिजो नेता लाल डेंगा के साथ बातचीत शुरू की। उनकी सूझबूझ से ही दशकों पुराना संघर्ष खत्म हुआ और शांति लौट आई। उधर रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने स्कूलों में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 15 से 20 युवकों का एक समूह जबरन स्कूल का गेट तोड़कर अंदर घुसा और सीधे कक्षा में प्रवेश कर छात्रों पर हमला कर दिया। इस हमले में कई बच्चे घायल हो गए और स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। छात्रों और स्टाफ में डर और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। पीड़ित छात्र के पिता ने पुलिस को शिकायत सौंपी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। स्कूल प्रशासन ने इस घटना को गंभीर सुरक्षा चूक करार दिया है और कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अब दोषियों की तलाश की जा रही है। जो कल मामला हुआ था वो तो कल ही निमट गया था। आज सुबह स्कूल में सचिन 15-20 लोग लेके आया और हम ऊपर बैठे थे। वहां से हमें बुला के नीचे वहां पे मारपीट हुई हमारे साथ, हमें वहां पे बचा गया बहुत बुरी तरह से। और मैं 2-3 दिन से स्कूल भी नहीं गया और ऐसे ही ना मेरा कुछ कसूर था। और फिर जो लड़के थे जिसने बजाया मैं भाग गए। एक का नाम कार्तिक था, एक का बंसी, एक रिंकू और एक का नाम शिवा था, एक का कार्तिक। और थे जो उनका नाम नहीं पता, उन्हें और शक्ल से ही पहचानते हैं। कल वहाँ स्कूल में झगड़ा हुआ था, वहाँ हमने छुटा दिए थे उन्हें। तो आज सुबह हमें ऊपर से बुलाए गए बात बहुत पूछने के लिए। बस आते सार कुछ पूछा गया नहीं, सीधा हमारे पे हाथापाई करेगी, हमारे पे जाया उन्हें। फिर बजाने के बाद मैं वहां से चलते, जिन्होंने बजाया 2 जने, मैं गांव में भी रुके, फिर मैं मिले नहीं वहां हकीमपुर। वहीं रुड़की के लंढोरा क्षेत्र में अवैध खनन का खेल अब चरम सीमा तक पहुंच गया है। बुकनपुर
चंदनपुर, टोडा खटका, मुजाहिदपुर, सतीवाला और कलियर तक इसका एक व्यापक नेटवर्क फैल गया है। यहाँ ओवरलोड डंपरों की लगातार आवाजाही से सड़कें टूट रही हैं और कहीं भी बड़ा हादसा होने का खतरा मंडरा रहा है। खनन माफियाओं ने पूरे इलाके पर बेखौफ कब्जा जमा रखा है और लगता है कि पुलिस प्रशासन के कोई डर उनके अंदर नहीं है। दिन दहाड़े ये मिट्टी की अवैध ढुलाई की जा रही है, जबकि ईंट भट्टों की आड़ में ये काम और भी आसानी से किया जा रहा है। इस अवैध धंधे के कारण सरकार को लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है और खनन से जुड़े नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। ओवरलोड डंपरों से उठती धूल से राहगीरों और स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मिट्टी के उड़ने से न केवल सड़कें गंदगी से भरी हुई हैं, बल्कि ये स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है। इस पूरे मामले से स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं और कानून प्रवर्तन की ओर से कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं रुड़की के मंगलौर क्षेत्र स्थित मोहल्ला किला निवासी नसीम को चौकी प्रभारी और विद्युत विभाग की लापरवाही का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। गलत नाम दर्ज होने के कारण नसीम को अपनी ई रिक्शा बेचकर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उसे अभी तक न्यायालय से राहत नहीं मिल पाई है। प्रेस के साथ बातचीत में नसीम ने बताया कि वर्ष 2020 में मोहल्ला किला में उसके पिता नसीम अंसारी के घर पर विद्युत विभाग ने छापा मारा था, जिसमें मीटर में शंट पाया गया था। नसीम और उसके पिता का नाम एक जैसा होने तथा दोनों के घरों में करीब 200 मीटर का फासला होने के बावजूद चौकी प्रभारी ने न्यायालय में गलत रिपोर्ट भेज दी। चौकी प्रभारी द्वारा नसीम अंसारी की जगह नसीम के नाम पर रिपोर्ट भेजे जाने के बाद कोर्ट ने नसीम को तलब किया। कमज़ोर आर्थिक स्थिति के चलते वो वकीलों और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते इतना परेशान हुआ कि उसे अपनी ई रिक्शा तक बेचनी पड़ी। नसीम ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत जब उसने मीटर चोरी करने वाले का वास्तविक नाम जाना तो उसमें साफ तौर पर नसीम अंसारी लिखा था। इसके बावजूद आज भी अदालत के चक्कर वही लगा रहा है। नसीम का कहना है कि वो किसके पास जाए और किससे न्याय मांगे उसे समझ नहीं आ रहा। ये 2020 में मोहल्ले किले में बिजली के छापे लगे। जैसे ही छापे लगे, जिस घर पे छापा लगा उसका मीटर उतार के बिजली विभाग की टीम ले गई। उसमें शंट पाया गया मीटर में, और वो नसीम अहमद अंसारी, बाप का नाम बशीर अहमद, वो मोहल्ला किला का मामला है सारा, और मैं भी मोहल्ले किला का ही हूँ। लेकिन वो मीटर किसी और का उतरा हुआ, और चौकी इंचार्ज साहब जांच के लिए आए। जैसे FIR हुई, जांच के लिए आए, उन्होंने मेरा आधार कार्ड लेके मुझे मुजरिम साबित कर दिया। तो कोर्ट में मेरा आधार कार्ड चला गया, मेरे वारंट हो गए समझ आ गए वहाँ से। तो मैंने सूचना का अधिकार मांगा पुलिस से, वहाँ से बिजली विभाग से। तो सूचना में जो आया मीटर नंबर ये है और नसीम बशीर अंसारी है, जबकि मेरे नाम कोई कनेक्शन नहीं है। और मोहल्ले में आके किसी से आधार कार्ड उन्होंने मंगा लिया हो घर से, वो आधार कार्ड लगा दिया, तो कोर्ट में मैं मुजरिम साबित हो गया सर। ये 2020 में मोहल्ले किले में बिजली के छापे लगे। वहीं हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन पर अब तक की सबसे कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खनन विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने आज सुबह लक्सर के विभिन्न इलाकों में अचानक छापेमारी की। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई इस बड़ी कार्रवाई में मौके पर अवैध खनन में लिप्त 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर तत्काल सीज कर दिया गया। यही नहीं, रामपुर, रायघटी और बिकमपुर, जीतपुर क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे 8 अवैध खनन भंडारण स्थलों को भी प्रशासन ने चिन्हित कर सीज कर दिया है। टीम ने पूरे क्षेत्र में खनन मार्गों, भंडारण पॉइंटों और नदी किनारे कई जगहों पर निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लक्सर में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी। कार्रवाई के बाद खनन माफिया और अवैध भंडारण संचालकों में जोरदार हड़कंप मचा है, जबकि प्रशासन का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि इस तरीके की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। देखिए, जनपद में जब भी अवैध खनन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में कल हमको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी लक्सर एरिया में अवैध खनन की, जिसके क्रम में हमने टीम भेजी थी और वहाँ पर कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलीज, 6 से 7 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, कुछ अवैध भंडारण जो बनाए गए थे, और आज भी हमारी कार्रवाई जारी है। आज भी कुछ स्टोन क्रशर्स और कुछ जगह आज भी छापेमारी की जा रही है। सभी जगह जहाँ जहाँ पर भी अनियमितता पाई जाएगी वहाँ पर हम प्रॉपर लीगल मानक अनुसार जहाँ जहाँ भी अवैध खनन के या तो भंडारण या फिर कोई स्टोन क्रशर अवैध रूप से चलता हुआ पाया जाएगा तो आगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।